यार, आज हम लोग के सामाजिक समझौता संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। प्राकृतिक असुविधा से राहत पाने के लिए मनुष्य ने न्यूनतम प्रतिरोध का मार्ग लाइन ऑफ लास्ट रेसिस्टेशन अपनाते हुए एक समझौता द्वारा राज्य का निर्माण किया। सब मनुष्यों के समान होने के कारण यह समझौता समाज के सभी व्यक्तियों के साथ किया गया। इस प्रकार समझौते का स्वरूप सामाजिक था। अपनी बाधाओं से संबंधित कुछ अधिकार व्यक्तियों ने समाज को इसलिए अर्पित कर दिए ताकि उसकी सामूहिक संतुलन बुद्धि से असुविधा सुविधा में बदल जाए। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति ने संपूर्ण समाज को, न कि होब्स के समान किसी व्यक्ति या व्यक्ति की सभा को, अपने वे प्राकृतिक अधिकार समर्पित कर दिए जिनके प्रयोग से प्राकृतिक अवस्था में अव्यवस्था फैलती थी अथवा इनका भय निरंतर बना रहता था। समझौते का उद्देश्य जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की आंतरिक तथा बाह्य संकटों से रक्षा करना था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिन प्राकृतिक अधिकारों का परित्याग किया गया वे थे स्वयं प्राकृतिक अधिकार, कानून की व्याख्या करने, उसे क्रियान्वित करने तथा इसके उल्लंघनकारी को दंड देने का अधिकार। व्यक्ति ने कुछ अधिकार जो अदेय थे अपने पास ही रखे, यथा जीवन, स्वतंत्रता, संपत्ति आदि। अपने त्याग के कारण ही प्राकृतिक अवस्था के व्यक्तियों ने अधिकतर सुरक्षा सुनिश्चित उपभोग का लाभ पाया। लॉक द्वारा प्रतिपादित समझौते के विश्लेषण निम्न है। पहला, व्यक्ति हॉब्स की कल्पना के अनुसार अपने सभी अधिकारों का त्याग नहीं करता। वह केवल प्राकृतिक कानून की व्याख्या करने, उसे क्रियान्वित करने और भंग करने वालों को दंड देने के अधिकार को ही छोड़ता है और शेष सब अधिकार राज्य में उसी के पास सुरक्षित रहते हैं और राजनीतिक नियंत्रण को मर्यादित करते हैं। समझौते द्वारा कोई भी व्यक्ति स्वयं की स्वतंत्रता पर केवल वही बंधन स्वीकार करता है जो दूसरों के आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक हो। दूसरा, होब्स के समान व्यक्तियों द्वारा अपने अधिकार लेवियाथन जैसे विशेष व्यक्ति या व्यक्ति समूह को न दिए जाकर संपूर्ण समुदाय को समष्टि रूप से प्रदान किए गए। तीसरा, लोक के समझौते से उत्पन्न समाज अथवा राज्य में होब्स के लेवियाथन के समान अधिकार संपन्न, सर्वशक्तिशाली व प्रभु सत्ताधारी नहीं है, अपितु वह दोहरे नियंत्रण से मुक्त है। व्यक्ति अपने पास जो अदेय अधिकार रखता है वे राज्य शक्ति को मर्यादित करते हैं और दूसरे प्राकृतिक अधिकारों की व्याख्या करने और उसे लागू करने वाला राज्य स्वयं भी उससे बाधित है, ठीक उसी तरह जिस तरह से व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में बाधित था। लोक का समझौता सर्वसम्मति से हुआ है, वह जन इच्छा पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति इस नवीन समाज में सहमति कॉन्स्टेंस के बिना प्रविष्ट नहीं हो सकता। सहमति ही विश्व में प्रत्येक वैध सरकार का निर्माण करती है। संविदा को मान्य होने के लिए प्रत्येक पीढ़ी द्वारा उसे पुनः स्वीकार किया जाना आवश्यक है। लोक का समझौता एक बार हो जाने पर कभी रद्द नहीं हो सकने वाला समझौता है। वह होब्स के समकक्ष यहाँ यह अवश्य है कि निर्मित सरकार यदि किसी संकटवश विनिष्ट हो जाए तो उसका पुनर्निर्माण हो सकता है। सर्वसम्मति से निर्णय होने वाला राजनीतिक समाज में बहुमत के शासन का सिद्धांत अनिवार्यतः निहित है। अल्पसंख्यकों को बहुमत की इच्छा का पालन करना चाहिए, चूँकि इस सिद्धांत को स्वीकार करना सामाजिक व्यवस्था के संचालन और सामूहिक कार्यों को बाध्य बनाने के लिए नितांत आवश्यक है। लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के साथ एक सरकार की अधीनता में एक राज्य के निर्माण करने की अनुमति देता है। इस प्रकार वे अपने बहुमत के निर्णय के समान झुकने तथा उसे संचालित होने के लिए बाध्य करता है। अन्यथा वह मूल संविदा जिसके द्वारा उसने दूसरों के साथ मिलकर समाज की रचना की है निरर्थक हो जाएगा और वह संविदा नहीं रहेगी। सेबाइन कहते हैं कि लोक के सिद्धांत में एकता का आधार यह है कि जो कार्य समुदाय के सदस्य के बहुमत से होता है वह समुदाय का ही कार्य माना जाता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति की सहमति राजनीतिक समाज का निर्माण करने के लिए तैयार रहता है, तब तक वह इस बाध्य के लिए लिपिबद्ध हो जाता है। वह बहुमत के निर्णय को सिरोधार्य करे। इस संबंध में पुडेनडोर्फ कहते हैं कि सामाजिक संविदा की कल्पना को पुष्ट करने के लिए सर्वसम्मति की कल्पना का प्रयोग किया जाना चाहिए। बहुमत समझौता संपूर्ण समाज का समझौता
माना जा सकता है। लोक के समझौते की इस व्यवस्था के बाद हम उस सिद्धांत की अस्पष्टता पर आते हैं। कठिनाई यह है कि वह बार बार मूल समझौते का उल्लेख करता है, किंतु स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि उसका मूल संविधान से अभिप्राय क्या है। यह समाज है या फिर शासन है। लोक कहता है कि राजनीतिक क्रांति जो शासन का विघटन कर देती है, शासन द्वारा शासित समुदाय का विघटन नहीं करती। वह यह स्पष्ट नहीं करता है कि शासन अथवा सरकार का निर्माण मूल संविदा के अतिरिक्त किसी अन्य संविदा से हुआ अथवा कब और कैसे हुआ। इस कठिनाई के निराकरण में सेबाइन कहते हैं कि एक संविदा व्यक्तियों में आपस में हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप समुदाय का जन्म हुआ, और दूसरा संविदा या कॉन्ट्रैक्ट समुदाय और शासन में हुआ। लोक ने कुछ यही दृष्टिकोण ग्रहण किया, यद्यपि उसने इसका निराकरण नहीं किया। संविदा से कोई स्पष्टीकरण नहीं होता, क्योंकि एक संकल्पना दो अवस्थाओं में लागू करना उचित नहीं है, लेकिन इससे सिद्धांत की औपचारिकता स्पष्टता प्राप्त होती है। लोक औपचारिक स्पष्टता को कोई महत्व नहीं देता है, यद्यपि लोक ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि वह दो प्रकार के समझौते मानता है। इसके पहले द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है और उसकी जगह नागरिक या नागरिक समाज सिविल सोसाइटी की स्थापना होती है। जब पहला समझौता होता है तो लोग सामूहिक रूप से दूसरा समझौता शासन विषयक होता है। इसके द्वारा मूल समझौते में स्वीकार की गई शर्तों को लागू करने में एक सरकार की व्यवस्था की गई। वाहन के विपरीत अन्य लेखकों की धारणा है कि लाक का संविदा दोहरा नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार प्रकृति से ही सामाजिक है। यदि वह राज्य और सरकार में विभेद करता है, लेकिन वह लक्षण द्वारा ऐसा कोई संकेत नहीं करता कि शासन का निर्माण दूसरे संविदा द्वारा होता है। लोक ने निश्चय ही एक मूल व प्रधान संविधा की रचना की थी, क्योंकि लोक के अनुसार संविधा में उभय पक्षीय मानना समानता अपेक्षित है, पर सरकार समाज में यह समानता नहीं है। समाज उच्च कोटि की अवस्था है और सरकार उसके समकक्ष न होकर आदेशहीन है। तब यह सोचना भ्रम है कि लाक द्वारा जो संविधाओं की सृष्टि की गई है। बारकर कहते हैं कि मानव इतिहास में एक ही सामाजिक अनुबंध हुआ, राजनीतिक स्वरूप उसका उपाय है, नागरिक से समाज का जन्म हुआ। अनुबंध के फलस्वरूप राज्य तो प्रन्यास अभिलेख के अंतर्गत है। ऐसे समाज का प्रथम कार्य सरकार या शासन की स्थापना करना होता है, ताकि मानव के जीवन संपत्ति आदि की रक्षा कर सके। लोग कहते हैं कि कोई भी राजनीतिक समाज अपने सदस्यों को दंडित करने की शक्ति के अभाव में न तो हो सकता है और न अपना अस्तित्व बनाए रख सकता है। अतः राजनीतिक समाज केवल वही हो सकता है जहां प्रत्येक सदस्य ने अपनी प्राकृतिक शक्ति का परित्याग करके उसे संपूर्ण समाज के हाथों सौंप दिया हो। जो लोग एक समाज से संगठित होते हैं और एक सामान्य कानून या न्यायपालिका की स्थापना करते हैं, जिसे उनके झगड़ों का निर्णय करने तथा अपराधियों को दंड देने का अधिकार होता है, वे एक राजनीतिक समाज में एक दूसरे के साथ समरूप हों। इस प्रकार लाक नागरिक समाज और समाज के द्वारा बनाई गई और केवल वही अधिकार दिए जो समाज को सौंपे गए थे। सरकार के कार्य और उसकी सीमाएं। लोक के मत में सरकार का उद्देश्य निश्चित है और इसकी शक्ति सीमित है। जनता की संपत्ति और नागरिक हितों का पोषण करना ही सरकार का उद्देश्य है। लोक ने द्वितीय ट्रीटराइज के 9वें अध्याय में मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की और जीवन की रक्षा करना है। लोक ने व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के रक्षा के लिए सरकार के कुछ नियम आवश्यक बताए हैं। पहला है, न्याय एवं अन्याय तथा संपूर्ण विवादों के निर्णय के लिए सामान्य दंड विधि निश्चित की जाए। दूसरा, सामाजिक एवं नागरिक हितों की रक्षा करते हुए युद्ध की घोषणा, शांति स्थापित करने व अन्य राज्यों से संधि करने आदि के कार्यपालिका संबंधी कार्य। और तीसरा, व्यक्तियों के पारस्परिक झगड़ों का निष्पक्ष निर्णय देने संबंधी कार्य। लोक ने सरकार के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्याय संबंधी तीनों ही कारणों बताया। उसने यह भी कहा कि तीनों कार्य परस्पर एक दूसरे से पृथक है और इन्हें संपादित करने वालों में विभिन्न गुणों और शक्तियों का होना अपेक्षित है। अपने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथक होते हुए कार्यपालिका को व्यवस्थापिका के अधीन बताया
उसने कहा कि जिन व्यक्तियों के हाथों में शक्ति होती है उनमें विधियों को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथों में लेने की प्रबल क्षमता हो सकती है, क्योंकि शक्तियां हथियाने का प्रलोभन मनुष्य की महान दुर्बलता है। लोक ने यह भी कहा कि कार्यपालिका का सत्र निरंतर चलना चाहिए, लेकिन व्यवस्थापिका के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। कार्यपालिका पर नियंत्रण का समर्थन करते हुए लोक निसंदेह आधुनिक संविधानवाद का प्रचंड प्रणेता सिद्ध हुआ। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के मध्य सत्ता विभाजन का प्रस्ताव करके लोक ने होब्स द्वारा प्रतिपादित शक्ति केंद्रीकरणात्मक संप्रभुतावाद का अप्रत्यक्ष रूप से बहिष्कार किया है। लोक ने व्यवस्थापिका को सर्वोच्च माना है, पर इसकी निरंकुशता का समर्थन कदापि नहीं किया। लोक का कहना था कि व्यवस्थापिका से ऊपर जनता है, उसे भी मर्यादा के अधीन रहकर कार्य करना पड़ता है। व्यवस्थापिका अपनी शक्तियों को केवल उन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयुक्त कर सकती है जिसके लिए समाज की रचना हुई है। व्यवस्थापिका अपने अधिकार क्षेत्र में केवल उन्हीं बातों को मान सकती है, सरकार और समाज को सौंप सकती है। उसके द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था के समान ही राजनीतिक समाज में प्राकृतिक कानून के विरुद्ध कोई विधि नहीं बनाई जा सकती। व्यवस्थापिका के लिए लोगों को आदेश प्राकृतिक अधिकारों का संपन्न करवाना अनिवार्य है। इस संपूर्ण विवरण से प्रकट हुआ कि लॉक जब निरंकुश शासन के विरुद्ध था, हॉब्स उसका घोर समर्थक था। सर्वसत्ता अधिकारी व्यक्ति को बनाकर लॉक ने किस्म से समाज, विधानमंडल, कार्यकारिणी तथा न्यायपालिका के अधिकार से संबंधित राज्य की कल्पना की, किंतु अधिकारों के एकीकरण का विरोध किया। उसने सीमित प्रजातंत्र का समर्थन किया। उसने राज्य को उस जनसेवक या संरक्षक संस्था के रूप में बताया जिसका स्वामी व्यक्ति था। जन स्वीकृति के आधार पर जन सेवा का लक्ष्य लेकर राज्य मनुष्य द्वारा निर्मित साधन था, यह मंतव्य उसने प्रकट किया। समाज तथा सरकार के पारस्परिक संबंधों को बताने के लिए लोक ने ट्रस्ट शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि वह सरकार को समाज के अधीन रखने का समर्थक था और इस बात पर बल देना चाहता था कि जन कल्याण के लिए स्थापित सरकार ट्रस्ट की अवहेलना करने पर पदच्युत की जा सकती है। वाहन कहते हैं कि संविदा के स्थान पर ट्रस्ट की धारणा को अपनाकर लोक न केवल सरकार के ऊपर जनता के नियंत्रण की व्यवस्था करता है, बल्कि एक उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात की स्थापना करता है, और वह है अनुभव के अनुसार उस नियंत्रण का दिन प्रतिदिन प्रसारण। थैंक यू।